नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं अध्याय 5 जल। ये जो जल वाला चैप्टर है आपका बहुत ज़रूरी चैप्टर है, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है और कितना उपयोग में लिया जाता है, कितना खारा जल पाया जाता है, कितना लवण जल पाया जाता है, कितना लवण जल पाया जाता है, ज्वार भाटा क्या होते हैं, तरंगे क्या होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि महासागरीय तरंगे कैसी होती हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज्वार भाटा कैसा होता है, ज्वार भाटा लघु भाटा कैसा होता है। तो इस टाइप से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुंदर पर नीचे गिरता है। जैसे सूर्य की गर्मी से क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो वाष्प बनकर ना हवा के साथ ना वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाकर ना जब ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होकर ना वहाँ पर जम जाता है, जो जलकण बन जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, संघित बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये जलकण बन जाते हैं उसके बाद ये वर्षा के रूप में देखा होगा आपने, ओलों के रूप में देखा होगा, ये धरती पे नीचे गिर जाते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ देखा होगा कि वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, धरती या समुंदर पर नीचे गिरते हैं। जिस पराक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरीय वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये काफ़ी बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि भाई जल चक्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जल जो होता है वो लगातार क्या करता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। पहले वो ऊपर जाता है, ठंडा होता है, उसके बाद वो वर्षा के रूप में नीचे आता है। इस तरीके से ये चक्कर लगाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। कि जो जो जल है हमारा, ये जल हमारा हमेशा से वैसे ही रहा है, इसका रूप बदलता रहा है। कि अब मान लो जो हम हरियाणा के क्षेत्रों में हो गए, कहीं के भी क्षेत्रों में हो गए, जिस जल का प्रयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, वो ना जाने कब से हमारे पास है। हो सकता है कि कितनी पीढ़ियों से पहले वो जल हमारे पास है, जो जल हमें अपना रूप बदल बदल के मिलता है। ठीक है। आलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। आलवन जो जल होता है, इसी से क्या होता है कि ये जो जल होता है ये हमारे पीने योग्य होता है, जो बहुत कम मात्रा में मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें? नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, सोते एवं हिमनद से मिलता है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई आलवन जल हमें कहाँ से मिलता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। कि महासागरों का जो जल होता है वो लवणीय होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महासागर के जल में क्या पाया जाता है। तो महासागर के जल में अधिकांश वो पाया जाता है नमक, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? खाने में उपयोग किया जाता है। जैसे देखा होगा आपने, नमक का जो उपयोग है हम करते हैं खाने में। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महासागर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि अगर पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है तो हमें जल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि जल की समस्या का सामना हमें इसलिए करना पड़ता है कि जो पीने योग्य जल होता है, जो लवण जल होता है, वो हमारे पास बहुत कम होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, महासागर में कितना है, 97.3 हो गया। बर्फ़ छत्तक में कितना हो गया, 2.0 हो गया। भूमिगत जल जो हो गया हमारा, वो 0.68 हो गया। तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिलता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासागर में कितना जल पाया जाता है।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और सबसे कम जल कहाँ पे पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा जल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? महासागर में पाया जाता है। और सबसे कम जो जल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है, ठीक है। और जो जल की समस्या क्यों होती है? क्योंकि जल की समस्या इसलिए होती है कि जितना भी जल है वो पीने योग्य नहीं होता, वो लवण जल होता है, इसलिए हमारे पास जल की समस्या होती है। इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लेव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता जो होती है इसमें संघन बना देती है। कि इस जो इज़राइल की जो मृत सागर है उसमें क्या है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें क्या कर सकते हैं? प्लेव कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा होती है वो इसे क्या कर देती है? इसको अधिक संगम बना देती है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा जाता है, जो भी आपका ज़रूरी है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे महासागर पूछ लेंगे, नदियाँ पूछ लेंगे कि इसमें कितना जल पाया जाता है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही जो होता है वो हमारी प्यास बुझा सकता है। अगर हम जल का दुरुपयोग करें, भाई जल को हम ऐसे के उपयोग की वस्तु ना समझें और हम समझें कि भाई जल तो हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहेगा, तो ये क्या रहेगा कि हम जो बहुमूल्य संसाधन होगा उसको बर्बाद कर देंगे। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। क्योंकि जो समुद्री तट पर हम चलते हैं तो वहाँ पे जो नम बालू होती है, ठंडी पवनें होती हैं, समुद्री पक्षी होते हैं, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ क्या होता है कि सम्मोहित करने वाला होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं और बहुत सुंदर दृश्य लगता है वहाँ पर। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल जो होता है हमेशा गतिमान रहता है। वहाँ पे क्या रहता है कि जो तरंगे चलती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, तो उनसे क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है जो दृश्य होता है। ये कभी शांत नहीं रहता। जो महासागरीय जल रहता है क्या होता है कि कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे हो गई, ज्वार भाटा हो गई, धाराएं हो गई। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा जाता है कि महासागर का जो जल है वो गतिमान रहता है, वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि महासागर की जो गतियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। हमेशा आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है तरंगे, ज्वार भाटाएं और धाराएं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो 22 मार्च को याद रखना, क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? बहुत से सोचते होंगे भाई हमारी तो गेंद गिर गई, अब हमें कैसे वापस मिलेगी। लेकिन जो वहाँ पे होता है बिल्कुल मनोरंजक दृश्य होता है। गेंद के साथ मान लो आपको कोई सामान ही गिर गया, तो पहले जो समुद्र तट पर जो सामान गिर गया वो बिल्कुल वैसा चला जाता है दूर। उसके बाद जो लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बिल्कुल आपके सामान को बिल्कुल किनारे पे ला देती हैं। जैसे कि गेंद फेंकी आपने, गेंद बिल्कुल दूर चली गई वो पानी के साथ, दोबारा से तरंगे उठी और बिल्कुल आपकी जो गेंद होगी बिल्कुल आपके पास आ जाएगी जहाँ पर आप खड़े होंगे। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई तरंगे किसको कहते हैं? तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इनको क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। कि हवा के बहने से क्या होता है? तरंगे उत्पन्न होती है। बहुत जरूरी लाइन है, याद रखना, जितनी तेज हवा बहेगी उतनी ही तेज तरंगे बड़ी होती हैं, जितनी हवा कम होगी तरंगे भी कम होंगी। हवा जितनी तेज होगी उतनी तरंगे बड़ी होंगी और हवा कम होंगी तो तरंगे क्या होंगी? कम होंगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, उद्गार हो गया। जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली, याद रखना, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो जो अब तक का विशाल सुनामी मापा गया है ये भी पूछा जाता है, वो 150 मीटर मापा गया है। और ये जो तरंगे होती हैं वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा, ये सब डूब गए। तो यहाँ से जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि भाई
जो सुनामी होती है वो कितने किलोमीटर की से चलती है। जैसे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सबसे विशाल सुनामी को कितनी मापी गई है, 150 मीटर मापी गई है। और कितने प्रति किलोमीटर के घंटे से चलती हैं, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। अब यहाँ से जो पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो ज्वार भाटा होता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जलों का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कि जो महासागरीय जल होता है पहले उठता है फिर गिरता है, लेकिन जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार कहते हैं। लेकिन जब जल जो होता है अपने नियंत्रण स्तर पर होता है और तट से बिल्कुल पीछे चला जाता है जो जल होता है, उसको क्या बोलते हैं, भाटा कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वार किसको कहते हैं, भाटा किसको कहते हैं। तो ज्वार में याद रखना, जब जल होता है कि बहुत तेज़ी से उछलता है और वो क्या करता है तरंगों के साथ कि अपने तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। और जो जल अपने निम्नतम स्तर से क्या होता है कि बिल्कुल पीछे चला जाता है तट से, उसको हम भाटा कहते हैं। ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा कैसे आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिस्कृत होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार सिर्फ, ठीक है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। ठीक है। पूर्णिमा मावस के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। याद रखना, पूर्णिमा अमावस के दिन जो सूर्य चंद्रमा होते हैं, पृथ्वी होते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे उच्च ज्वार उठते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यहाँ से इसको याद रखना इस लाइन से कि चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में जब होते हैं तो इससे क्या होता है कि चांद निम्न ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, तो वो यहाँ पे जो होता है वो निम्न ज्वार भाटा आता है। तो आपको याद रखना, निम्न ज्वार भाटा चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है। उच्च ज्वार जो बृहद ज्वार भाटा हो गया वो किससे आता है, बृहद ज्वार जो हो गया वो पूर्णिमा एवं मावस के दिनों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बृहद ज्वार कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ऐसे ज्वारों को लघु ज्वार भी कहते हैं। जो निम्न ज्वार भाटा हो गया उसको क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जब उच्च ज्वार होता है उसमें क्या होता है कि नौ संचालन में सहायक होता है। जो जहाज होते हैं वो आसानी से अपने बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसमें क्या होता है कि उच्च ज्वार में मछली पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं कि जब ये जो पानी बहुत तगड़ा उछलता है और पानी बहुत लहरों की गति के साथ चलता है तो क्या होता है, जो मछलियां होती हैं वो तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने से होने वाले जल के उतराव चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कि कुछ स्थानों पर क्या होता है कि ज्वार भाटा जब अधिक आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि बिजली को उत्पन्न करने के लिए भी ज्वार भाटा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि भाई ज्वार भाटा किसको कहते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और पूछ लिया जाता है कि उच्च ज्वार कब आता है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण उच्च ज्वार आता है। ठीक है। पूर्णिमा बृहद ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा और मावस के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ आ जाते हैं, वहाँ बृहद ज्वार आते हैं। अब निम्न ज्वार भाटा कब आता है, जब चंद्रमा जो होता है अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है। और
उच्च ज्वार भाटा में क्या क्या सहायक होता है, जैसे कि जहाज जो होते हैं वो आसानी से अपने बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, मछुआरे जो होते हैं बिना दिक्कत के मछली पकड़ लेते हैं, बिजली उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। इस टाइप के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये पूछ लिया जाता है कि भाई महासागरीय धाराएं कौन सी होती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं। आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं दो प्रकार की होती है, गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठीक है। ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो जो ठंडी धाराएं हो गई ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। अब यहाँ से जो पूछा जाता है वो यहाँ से ये पूछा जाता है कि जल धाराओं का नाम ले लिया जाता है। जैसे लेबाडोर हो गई, महासागरीय धाराएं, शीत जल धाराएं हैं। तो कौन सी धाराएं? ये शीत जल धाराएं। ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम जो हो गई गर्म जल धाराएं। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं? गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धारा मिलती हैं, अब यहाँ से जो पूछा जाता है कि जो गर्म धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं? स्थलीय सतह का तापमान को भी गर्म करती हैं। और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं दोनों मिलती हैं वो जो स्थान होता है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कि विश्व भर में वहाँ पे सबसे अधिक मछलियों का पालन किया जा सकता है, सबसे अधिक वहाँ पे मछलियाँ हो सकती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। कि जापान के आसपास देखा होगा, उत्तर अमेरिका के आसपास देखा होगा, इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि महासागर धारा होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। गर्म धाराओं में नाम ले लेंगे, जैसे लेबाडोर हो गई, वो शीत जल धाराएँ हो गई, गल्फ स्ट्रीम जो हो गई गर्म धाराएँ हो गई, और जो गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे सबसे अधिक मछलियाँ पाली जा सकती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से आपका ये भी पूछा जाता है कि भाई गर्म धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, और ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। कि जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं ना वहाँ पे ना कोहरे वाला मौसम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जहाज होते हैं उनको जाने में बहुत दिक्कत हो जाती हैं। अब आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। ये चैप्टर जो भी ज़रूरी था, जहाँ जहाँ से पूछा जा सकता था, मैंने आपको सब बताया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।